Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kushi Gupta and today I am going to present about the recoverable schedule जिसमें हम लोग cascading, cascadeless और strict schedule के बारे में देखेंगे. So basically हम लोग अब देखेंगे कि schedule क्या होता है. So schedule is basically a to-do list जो कि हमारी step by step जो हमारे task perform होते हैं in a transaction तो उन सब का एक maintain करके रखता है record. So this is what about schedule. और So this is basically a flow chart of all the schedules like serial, non-serial, then non-serial के types है serializable, non-serializable, serializable, conflict weak, non-serializable, recoverable, non-recoverable. It is also known as the irrecoverable. जो कि हम आगे देखेंगे रिकवरेबल के 3 टाइप्स है जो ये जो मेन पार्ट है नीचे का ये हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज रिकवरेबल शेड्यूल. रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है definition से पहले go through करते हैं. Schedule is recoverable if each transaction commits only after all the transaction from which it has read have committed. In other words, अगर हम बात करें if some transaction T2 reads a value that has been updated or written by some other transaction T1, then the commit of T2 must occur after the commit of T1. So this is recoverable schedule. जो second definition लिखी उससे थोड़ा सा clear हुआ होगा कि T1 और T2 अगर हमारे पास दो transaction है, so T1 अगर मेन ट्रांजेक्शन है एंड T2 डिपेंडेंट है ऑन T1, सो T1 के कमिट होना चाहिए चेंजेस पहले बिफोर T2. इसके लिए एक एनोमली भी होती है फॉर इजी एक्सेस के लिए सबमिटिंग असाइनमेंट एनोमली. इससे मैं बताती हूँ एक एग्जांपल के जरूर. जैसे दो स्टूडेंट है एक S1 एंड एक S2. दो स्टूडेंट है. अब S1 का असाइनमेंट पूरा बाय सेल्फ खुद ने उसने बनाया. S2 बेसिकली उसने कॉपी किया है S1 से. अब S2 ने कॉपी करने के बाद वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं फैकल्टी को एंड S1 ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए उसने सबमिट नहीं किया ऐसा. तो S2 के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसमें चेंजेस कमिट कर सके. सो दैट इज रिकवरेबल शेड्यूल का कंसेप्ट. आगे हम और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसे. लेट्स प्रोसीड विद एन एग्जांपल. यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन लिया हुआ है T1 T2. T1 ने रीड किया देन राइट किया. अब T2 ने बेसिकली क्या किया, अब देखिए यहाँ पे कि T2 ने चेंजेस कमिट होने से पहले ही रीड कर लिया ये ऑब्जेक्ट्स को. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी रीड प्रॉब्लम. ठीक है, तो डर्टी रीड हो चुका है एंड उसके बाद T2 ने कमिट कर दिया while the T1 has aborted. So T2 has no option for the recoverability and this is the problem of recoverable schedule. एंड यही कंसेप्ट है उसका. डर्टी रेट का आप यहाँ पे बहुत अच्छे से आप उससे चेक कर सकते हो कि अगर डर्टी रेट नहीं है तो नॉन रिकवरेबल है, लेकिन अगर है तो आप चेक कर लीजिए कि उसमें कमिट किस ऑर्डर में हो रहा है. अगर वो सीरियलाइज के ऑर्डर में ही हो रहा है देन वो रिकवरेबल है और अगर नहीं है तो इनरिकवरेबल है. आगे प्रोसीड करते हैं. रिकवरेबल शेड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, कास्केडिंग, कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट शेड्यूल. क्या होता है कैसे होते हैं मगर हम आगे और थोड़ा देखेंगे उनके बारे में. कैस्केडिंग शेड्यूल. कैस्केडिंग शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें रोल बैक हो जाता है. लाइक अगर जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं T1 T2 और T3 तीन हमारे पास ट्रांजेक्शन है. T1 ने रीड किया, आप पूरा देख सकते हैं सीरियलाइज्ड है. T1 ने रीड किया राइट किया देन T2 ने रीड किया राइट किया T3 का. नाउ T1 पर डिपेंडेंट है T2 एंड T2 पर डिपेंडेंट है T3. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डर्टी रेट तो हो ही रहा है, T2 भी कर रहा है T3 भी कर रहा है. डर्टी रेट का प्रॉब्लम हो गया. हमने देखा अगर डर्टी रेट है देन चेक करो कि जो ऑर्डर्स जिस ऑर्डर में वो कमिट हो रहा है वो किस ऑर्डर में हो रहा है, मतलब वो सीरियलाइज है या नहीं है. अगर सीरियलाइज है देन रिकवरेबल होगा. तो अगर मान लीजिए मैंने T1 कमिट किया देन T2 देन T3, इसका मतलब ये होगा हमारा रिकवरेबल. लेकिन अगर मैंने पहले T2 को कर दिया, T2 को कमिट कर दिया देन आई कांट रोल बैक. ठीक है, और अगर रोल बैक नहीं कर सकते हो तो वो कास्केडिंग रोल बैक शेड्यूल नहीं होगा. वो आगे क्या होगा वो हम आगे और प्रोसीड करेंगे तब मैं बताऊंगी. बट जब हमने T1 को कमिट कर दिया और कमिट करने के बाद अगर कुछ चेंजेस है या कुछ भी है तो हम T2 के थ्रू रोल बैक T2 T3 रोल बैक करके वापस से चीजें कर सकते हैं. तो दैट इज कास्केडिंग रोल बैक शेड्यूल. इसमें बेसिकली जो CPU का टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं. कास्केडलेस शेड्यूल. ये क्या होता है बेसिकली जब कोई भी शेड्यूल कोई भी ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होता है जब तक हमारे लास्ट ट्रांजेक्शन में चेंजेस जो है वो
कमिट या अबॉर्ट नहीं होता है तब तक नेक्स्ट वाला चेंज नहीं कर सकता है। तो बेसिकली जैसे हमने देखा था कास्केडलेस में, कास्केड रोल बैक में, कि उसमें वो रोल बैक हो रहा था अगर चीजें, मतलब अगर वो कमिट एक सीरियलाइज में नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे वो कमिट होने के बाद अगर वो नहीं है तो यहाँ पे वो नहीं होगा, मतलब रोल बैक नहीं होगा, कास्केडलेस की स्टेज आ जाएगी। इसमें अवॉइड होती है कास्केडिंग रोल बैक, और इसीलिए यहाँ पे सीपीयू का टाइम बच जाता है, क्योंकि रोल बैक से टाइम वेस्ट हो रहा था। उसके बाद हमने देखा है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, वो आगे हम कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से बात करते हैं T1 T2 T3, हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन है। T1 यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एक एक कमिट होने के बाद ही हम सेकंड ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने वहां पे क्या किया था लास्ट टाइम पे, कि हम लोग स्टार्ट कर पा रहे थे, हम प्रोसीड कर पा रहे थे, उसके बाद T1 जो भी जैसा भी रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम T2 और T3 को रिएक्ट करवाएंगे इन द केस ऑफ रोल बैक। बट व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ कास्केडलेस, कि यहाँ पे हमने पूरा कमिट किया है, उसके बाद ही जब तक रीड और राइट ऑपरेशन कमिट नहीं होगा या अबॉर्ट नहीं होगा, until and unless we can't perform the next transaction, and this is what happens in the cascadeless। और यहीं पे ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो। now moving on to the next। so moving forward to the strict schedule। strict schedule basically क्या होता है, if in a schedule until the last transaction that has written in it is committed or aborted, a transaction is neither allowed to read nor write data item, then such a schedule is called a strict schedule। so this is what about the strict schedule definition हुई, कि जब तक एक कमिट या चेंजेस नहीं होंगे लास्ट, लाइक कमिट नहीं होगा या अबॉर्ट नहीं होगा लास्ट ट्रांजेक्शन, until and unless हम लोग नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन में ना तो रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। दैट इज द स्ट्रिक्ट, इट फॉलोज बेसिकली स्ट्रिक्ट रूल इन द केस ऑफ द स्ट्रिक्ट स्केड्यूल। एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, कि दो ट्रांजेक्शन है हमारे पास, टीए एंड टीबी। सो लेट्स सपोज कि जो राइट ऑपरेशन है टीए का वो प्रेसिड करता है एनी ऑपरेशन ऑफ टीबी के, रीड और राइट, वॉट एवर इट मे बी, रीड और राइट से प्रेसिड करता है। सो जो कमिट या अबॉर्ट जो भी वॉट एवर ऑपरेशन for the transaction is going to be committed, वो भी प्रेसिड करना चाहिए before the read or write of the TB। so this is basically a strict schedule। और तभी आप लिख पाओगे strict schedule में जब आप committed, जब आपके पास committed read and committed write होगा या operations committed हो चुके होंगे, otherwise you can't write or read in the transactions। so this basically implements more restrictions than a cascade schedule। अब इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम। ट्रांजेक्शन टी है एंड टीबी रीड, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो हमने बात करी थी कि रीड और राइट ऑपरेशन ऑफ टी ए शुड प्रेसिड, अगर वो प्रेसिड कर रहा है तो देन जो कमिट है टी ए के वो भी प्रेसिड करना चाहिए ट्रांजेक्शन ऑफ बी के कमिट और अबॉर्ट से। तो ट्रांजेक्शन ऑफ ए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, रीड पहले किया, देन बी का ट्रांजेक्शन रीड हुआ, जब बी का ट्रांजेक्शन रीड हुआ फिर हमने टीए का राइट किया, राइट करने के बाद अब कमिट हम पहले किसका किया, टीए का, हमको कमिट, क्योंकि ये हमारा कंपल्शन था कि अगर हमने टीए का ट्रांजेक्शन अगर प्रेसिड हो रहा है बिफोर एनी रीड और राइट ऑपरेशन ऑफ टीबी, then we have to also commit or abort the transaction of TA, and it should also proceed to the commit or abort of transaction TB। so this is what about the strict schedule। ये बहुत ज्यादा rules basically और ज्यादा limitations लगा देना और ज्यादा rules लगा देना, that is in this strict schedule, जो कि आपको नाम से भी पता चल जाएगा। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या हमने पूरा रिकवरेबल के बारे में पढ़ा, तो हमें इसकी जरूरत थी, मतलब either it is optional or mandatory। so yes, it is a mandatory situation until it's you can't change in the DBMS, जो भी आपका सिस्टम है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, and if you do so then it would be basically inconsistent data, or it would lead to the inconsistency of the database। so that's all about the recoverable schedule। thank you so much। if you have any questions, any queries, you can drop in the comment box। thank you so much।